नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, राजनीति में कोई भी केस, कोई भी घपला जब सामने आता है तो सबसे पहले घेराबंदी जो होती है वो अफसरों की होती है और बाद में नेताजी को कटघरे में खड़ा किया जाता है। आप कोई भी केस उठा के देख लीजिए, आज का या पुराना, इसमें यही सच्चाई मिलेगी आपको। पहले अफसर, बाद में नेता। अब राहुल गांधी की भी आजकल यही रणनीति है। जिस तरह के गंभीर से गंभीर आरोप वो चुनाव आयोग के अफसरों पर लगा रहे हैं, गड़बड़ी को लेकर, वोट चोरी को लेकर, आप कह सकते हैं वो तो राहुल गांधी का एक ट्रेलर है। असली पिक्चर, असली फिल्म राहुल गांधी की आना बाकी है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो फिल्म है इसके मुख्य किरदार दो ही लोग हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मोदी और शाह। यानी जो फोकस है राहुल गांधी का आने वाले समय में वो गुजरात लॉबी पर है। अब आने वाले दिनों में राहुल गांधी ये जो फिल्म दिखाएंगे या जो बम फोड़ेंगे, क्या वो बनारस चुनाव पर खुलासा करने जा रहे हैं? वो बनारस जहां से मोदी जी 2024 यानी पिछले साल बस जीत ही गए थे। शुरुआती दौर में हार रहे थे, हर राउंड में पीछे चल रहे थे, लेकिन अचानक मोदी जी की लीड बढ़ती है और किसी तरह से वो चुनाव जीत जाते हैं बनारस का। क्या बनारस को लेकर खुलासा है या इससे बड़ा भी कोई खेल, इससे बड़ा भी कोई घपला राहुल गांधी देश के सामने रखने जा रहे हैं? अब इस पर मैं बात आगे करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले जरा आज जो राहुल गांधी ने ट्रेलर दिखाया, आज जो बम फोड़ा है, जरा उसको जान लेते हैं और फिर बड़ी खबर पर आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, आज जो राहुल गांधी ने खुलासा किया उसमें उन्होंने कर्नाटक की अलांद विधानसभा सीट को चुना। राहुल गांधी ने कहा कि यहाँ पर वोट ऑनलाइन तरीके से एक बड़े सिंडिकेट ने डिलीट किए, जिसके पीछे किसी बड़ी शक्ति का हाथ था, और उन वोट चोरों को मुख्य चुनाव आयुक्त बचा रहे हैं। और मैं जो कुछ साक्ष्य दे रहा हूं, ये राहुल गांधी ने कहा, सॉलिड प्रूफ मेरे पास है, पुख्ता सबूत मेरे पास हैं और मैं 100% और मैं 100% कह सकता हूं कि सारा खेल ज्ञानेश कुमार ने किया, ये इन वोट चोरों को बचा रहे हैं। इसके बहुत से सबूत आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने दिए। पॉइंट नंबर 2, अपने इस खुलासे में राहुल गांधी ने कहा कि एक सॉफ्टवेयर के जरिए इस देश में एक सिंडिकेट है जिसके पीछे बड़ी ताकत है, और ये सिंडिकेट वोटर लिस्ट से नाम डिलीट कर रहा है। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के जरिए नाम डिलीट हो रहे हैं और इसी सीट पे तकरीबन 6000 से ज़्यादा नाम डिलीट किए गए। एक खास किस्म का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया, ऑनलाइन एप्लीकेशंस दी गई, और कहीं ना कहीं जो सिंडिकेट था, ये जो पूरा कार्टेल था, ये कर्नाटक के बाहर से ऑपरेट कर रहा था। कोई उत्तर प्रदेश से ऑपरेट कर रहा है, तो कोई महाराष्ट्र से ऑपरेट कर रहा है, तो कोई किसी देश के किसी और हिस्से से ऑपरेट कर रहा है। यानी एक देशव्यापी कार्टेल था जो विपक्षी दलों के जो समर्थक थे उनके नाम वोटर लिस्ट से उड़ा रहा था ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के जरिए। अब पॉइंट नंबर 3, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो गौर से सुनिएगा जरा। राहुल गांधी ने कहा कि ये जो कर्नाटक में ये जो ऑनलाइन फ्रॉड पकड़ा गया, सबसे पहले इसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन से की गई। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा FIR लिखी, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब जब ठंडे बस्ते में डाल दिया तो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई, तो CBCID यानी CID पुलिस डिपार्टमेंट को, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को ये जांच दी गई। इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने जांच शुरू की और उसको लगा कि साहब ये जो पूरा खेल हुआ है, ये अलग अलग कंप्यूटर से, लैपटॉप से और फ़ोन से खेल हुआ है, कर्नाटक के बाहर से खेल हुआ है, और उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा सिंडिकेट ऑपरेट कर रहा था। यानी CID ने फ्रॉड पकड़ लिया। अब उसके सबूत चाहिए थे। सबूत कहाँ थे, किसके पास थे? चुनाव आयोग के पास। तो CID ने साहब चुनाव आयोग को कहा कि आप हमें ये सबूत मुहैया कराइए, सो दैट हम ये देख सकें कि इसके पीछे कौन सा सिंडिकेट है, कौन ऑपरेशन कर रहा है, हु इज़ द फेस, इसका मास्टरमाइंड कौन है। अब साहब रिमाइंडर भेजा गया, वहाँ से जवाब नहीं आया। फिर चिट्ठी लिखी गई CID से चुनाव आयोग को, ज्ञानेश कुमार जी के दफ्तर, फिर जवाब नहीं आया। राहुल गांधी ने कहा कि हमने 18 रिमाइंडर, 18 बार चिट्ठी लिखी, 18 टाइम्स, एक बार भी जवाब नहीं आया। यानी कहीं ना कहीं राहुल का आरोप है कि ज्ञानेश कुमार, वो जो सिंडिकेट है, वो जो वोटर लिस्ट में खेल करने वाले लोग थे, उनको बचाना है। कर्नाटक CID ने हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन को 18 चिट्ठियां लिखी हैं।
हमें आप ये इंफॉर्मेशन दीजिए, बिल्कुल क्लियर है। डेस्टिनेशन आईपी दीजिए, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट दीजिए, ओटीपी ट्रेल्स दीजिए, फोन नंबर्स दीजिए, फोन नंबर्स के मालिकों के नाम दीजिए। नो आंसर। 18 चिट्ठी सीआईडी कर्नाटक, नो आंसर फ्रॉम चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नो आंसर फ्रॉम इलेक्शन कमिश्नर। अब राहुल गांधी के इस खुलासे के बाद साहब दिल्ली दरबार से लेकर चुनाव आयोग हर जगह हड़कंप मच गया। चोट तो चुनाव आयोग की लगी थी, दर्द बीजेपी को होने लगा और बीजेपी ने कॉन्फ्रेंस करी और कॉन्फ्रेंस में कहा कि साहब ये राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं, ये जो ऑनलाइन डिलीशन की बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से हमने वोटर लिस्ट से नाम डिलीट कर दिए, उसने कहा साहब ये हो ही नहीं सकता। राहुल गांधी के आरोप बेबुनियाद हैं क्योंकि ऑनलाइन आप नाम डिलीट नहीं कर सकते। सुन लीजिए, पहले अनुराग ठाकुर साहब को सुन लीजिए। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि नो डिलीशन ऑफ एनी वोट कैन बी डन ऑनलाइन बाय एनी मेंबर ऑफ पब्लिक। ऑनलाइन किसी भी वोट को नहीं काटा जा सकता। अब जितने करीबी ज्ञानेश कुमार अमित शाह के हैं, उतने ही करीबी अनुराग ठाकुर जो हैं वो अमित शाह के हैं। और आपको पता है अनुराग ठाकुर पहले क्रिकेट का पूरा खेल चलाते थे, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट रहे, सारा क्रिकेट अनुराग ठाकुर ही चलाते थे। बाद में किस तरह से जैसा बीसीसीआई में आए और फिर आईसीसी में चले वो तो आपको पता ही है, मैंने कई वीडियोस किए, लेकिन ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अनुराग ठाकुर बहरहाल आए, अब ये बात फिर कभी करेंगे, अब ये बात तफसील से फिर कभी करेंगे। फिलहाल अनुराग ठाकुर की मैं बात कर रहा हूँ। अनुराग ठाकुर ने जो कुछ बोला, जो भी पैरवी की, वकालत की, दरअसल वो कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स का कहना है गुमराह कर रहे थे, मिसलीड कर रहे थे। उनकी बातों में कहीं ना कहीं तथ्य कम थे। चुनाव एक्सपर्ट योगेंद्र यादव का कहना है कि साहब ऑनलाइन डिलीशन की तो बात ही नहीं की राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने कहा कि ऑनलाइन एक सॉफ्टवेयर के जरिए ऑनलाइन एप्लीकेशन भेजी गई और उन एप्लीकेशंस पर वोटर लिस्ट से नाम डिलीट करने की बात थी। सुनिए पहले आप योगेंद्र यादव को सुनिए, चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी कि अनुराग ठाकुर कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे थे। कहते हैं ऑनलाइन डिलीशन हो नहीं सकता, कसूर किसको आप उल्लू बना रहे हैं? डिलीशन कोई भी व्यक्ति बाहर से नहीं कर सकता, डिलीशन तो इलेक्शन कमीशन ही करेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता? इस केस में ऑनलाइन एप्लीकेशन आया था कि नहीं आया था? आपकी खुद एफआईआर से स्पष्ट है। क्या चुनाव आयोग ने डिलीशन की कार्रवाई शुरू की थी कि नहीं की थी? लोग खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि हाँ शुरू हुई थी। अब दोस्तों योगेंद्र यादव जो कुछ कह रहे हैं उस पर हमें यकीन करना चाहिए, क्योंकि पिछले 40-50 वर्षों से योगेंद्र यादव इलेक्शन कमीशन को भी देख रहे हैं, इलेक्शन प्रोसेस भी देख रहे हैं, सर्वे भी देख रहे हैं। आप एक्सपर्ट कह सकते थे, लेकिन सवाल योगेंद्र यादव का ही नहीं, सवाल ये है कि आज का जो खुलासा था जिसने कहीं ना कहीं साख पर एक और बट्टा मारा चुनाव आयोग की सरकार की, लेकिन इसे ट्रेलर ही कहा जा रहा है, एक छोटा बम कहा जा रहा है। असली जो हाइड्रोजन बम है वो अभी राहुल गांधी ने खुद कहा वो आगे फोड़ने जा रहे हैं। सवाल ये है कि वो हाइड्रोजन बम जो मैंने पहले कहा क्या बनारस को लेकर है, वाराणसी को लेकर है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे चल रहे थे शुरुआती दौर में, फिर आगे हो गए, कैसे हुए, क्या वो खुलासा है या उससे बड़ा भी कोई पत्ता राहुल गांधी के पास है? लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं जो मुझे सोर्स बता रहे हैं कि जो कुछ भी है फोकस जो है वो गुजरात लॉबी पे राहुल गांधी का, और सच्चाई भी है कि फोकस ज्ञानेश कुमार नहीं, फोकस राहुल गांधी के मोदी और शाही है। अब सवाल इस बात का है कि आगे क्या होने जा रहा है देश की राजनीति में आज, क्योंकि मसला बहुत बड़ा था और बहुत ही आप कह सकते हैं इसका इम्पैक्ट बहुत होगा। बिहार चुनाव में इम्पैक्ट हो सकता है, पश्चिम बंगाल का फिर चुनाव है, असम का चुनाव है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का बहुत ही निर्णायक चुनाव है। इस पूरे खुलासे का और आगे जो खुलासे राहुल गांधी करने जा रहे हैं इसके इम्पैक्ट बहुत गहरे होने जा रहे हैं, बिग क्वेश्चन। और आज इसीलिए मैंने जाने माने संपादक श्रवण कुमार गर्ग साहब को बुलाया। गर्ग साहब को ज़रा गौर से सुनिएगा, क्योंकि इनकी बातों में बड़ी गहराई है और सच्चाई जो है वो पूरी तरह से एक बेखौफ तरीके से सामने रख देते हैं। 50 बरस का तजुर्बा है जर्नलिज्म में, और गुजरात में भी थे गर्ग साहब, दिल्ली में भी थे, मोदी जी को ट्रैक कर रहे हैं काफ़ी समय से। इनको सुनिए। और उमाकांत जी क्योंकि कांग्रेस भी देख रहे हैं, बीजेपी भी देख रहे हैं, चुनाव आयोग भी कवर करते हैं, मैंने आज उनको ही बुलाया, उनसे भी कुछ अपडेट लेंगे। दोनों को सुनिए, मामला वाकई बेहद गंभीर है। मेरा सवाल जो है बड़ा स्पष्ट है, बड़ा सीधा है गर्ग साहब,
राहुल गांधी एक तरफ, इलेक्शन कमीशन एक तरफ, लेकिन आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, राहुल गांधी वर्सेस मोदी शाह है। तो मैं इसको क्या मानूं कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ और सिर्फ एक संस्था है जिसकी सारी लगाम, जिसका सारा का सारा मतलब मैं कह रहा हूं पूरा सिस्टम मोदी शाह के हाथ में। क्या ज्ञानेश कुमार आपको एक मोहरा लग रहे? क्या इलेक्शन कमीशन एक फ्रंट है, एक ब्रांच है? आप ये कहना चाह रहे हैं? इसका मतलब क्या है कि लड़ाई तो राहुल गांधी मोदी की हो रही, जबकि मामला तो इलेक्शन कमीशन का ही उठ रहा है। राहुल गांधी को लड़ाई तो इलेक्शन कमीशन से लड़ना पड़ेगी। आप इसका जवाब इसमें ढूंढिए कि चोरी का आरोप इलेक्शन कमीशन पर लग रहा है, और जवाब वो लोग दे रहे हैं जो माल खरीद रहे हैं चोरी का, इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा है। ऐसा क्यों? तो वही तो हम जानना है कि अगर अनुराग ठाकुर जवाब दे रहे हैं, रविशंकर प्रसाद दे रहे हैं, तो उनका क्या लेना देना है इलेक्शन कमीशन के काम में? मतलब वो तो बेनिफिशियरी नहीं है अगर वो जवाब दे रहे हैं तो वो क्यों जवाब दे रहे हैं, मतलब इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पर? तो इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन को कुछ भी अगर होता है तो उसका नुकसान आपको हो रहा है, ये आप जनता को बता रहे हैं। इसका मतलब ये कि इलेक्शन कमीशन आपके इशारे पर काम कर रहा है, तो जनता में मैसेज जा रहा है। आपको बीच में पढ़ने ही दीजिए ना, कि आपका क्या लेना देना इसमें, बीजेपी का क्या लेना देना? बीजेपी इज ए पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी। जो सिद्ध हो रहा है वो ये हो रहा है कि बीजेपी इज ए पॉलिटिकल पार्टी बट आल्सो बेनिफिशियरी ऑफ द डीड्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन। तो जो डिलीशन हुआ वहां, उसका फायदा किसको हुआ? बीजेपी को हुआ वहां कर्नाटक में। तो इसलिए जो शक की सुई है वो तो जाएगी उन्हीं के ऊपर कि भाई आप, इलेक्शन कमीशन तो आप ही के कहने पर काम कर रहा है पूरा का पूरा। तो हम क्या माने? मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जवाब अगर अनुराग ठाकुर दे रहे हैं या रविशंकर प्रसाद दे रहे हैं तो हमको क्या मानना चाहिए? और क्या कह रहे हैं अनुराग ठाकुर? वो ये कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी हैं वो यहाँ भी देश को भी बांग्लादेश और नेपाल बनाना चाहते हैं, ये उन्होंने कहा है। अब आप सोचिए कि अनुराग ठाकुर ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी बांग्लादेश और नेपाल बनाना चाहते, ट्राइंग टू क्रिएट सिचुएशन लाइक नेपाल एंड बांग्लादेश। आप सोचिए कि भाई ये आप क्यों कह रहे हैं? आपका क्या लेना देना? मतलब ये आप क्या हैं? मतलब आपके स्टेक्स क्या हैं इसमें? तो आप ये क्यों कह रहे हैं? तो हमको ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो चीज नहीं कह सकता वो आप कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो नहीं कह सकता। आप चूंकि ऐसा लगता है बेनिफिशियरी हैं, उसके स्टेक होल्डर हैं, तो आप उसको डिफेंड कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जहां जहां अब हारेगी बीजेपी वहां वहां कर्नाटक जैसे ही मामला निकलेगा। और अगर तेलुगु देशम और जेडीयू बैसाखी बन के सरकार नहीं बनवाते, ये सरकार गिर जाए, तो लोकसभा में भी ऐसे ही निकलता, लोकसभा की जांच होती तो भी ऐसे ही निकलता। उड़ीसा में नो कॉन्फिडेंस मोशन दे दिया गया, नोटिस, नो कॉन्फिडेंस का नोटिस, वहाँ सरकार गिर जाएगी, वहाँ भी ऐसे ही निकलेगा। वहाँ जिस तरह की मेजोरिटी में वो आए हैं ऐसे ही निकलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप जो पूछ रहे हैं सवाल, मैं उस तरह से जवाब नहीं दे रहा हूँ कि मोदी और शाह कंट्रोल कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो जो कर रहे हैं बीजेपी के लोग, उससे लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई आप क्यों कर रहे हैं इसमें। जी, बड़ी बात गर्ग साहब ने इशारों में कही। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं सीधे सीधे कि मोदी ही इलेक्शन कमीशन चला रहे हैं, लेकिन बात बात पे चोट जो है वो इलेक्शन कमीशन को होती है, दर्द बीजेपी को होता है, आरोप इलेक्शन कमीशन पर लगते हैं, जवाब जो है वो बीजेपी के नेता देते। इससे पब्लिक में एक परसेप्शन बनता जा रहा है कि कहीं मोदी और शाह ही तो इलेक्शन कमीशन नहीं चला रहे। ये उनका कहने का तात्पर्य था। एक बात मैं पूछना चाहूंगा लखेड़ा साहब से। लखेड़ा साहब, जो आज राहुल गांधी ने खुलासा किया वाकई वो चौंकाने वाला था। पूरा सिंडिकेट सॉफ्टवेयर का सारा उन्होंने बेनकाब किया, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये तो अभी ट्रेलर है,
ये जी। तो अभी ट्रेलर है, असली फिल्म, असली बम, असली हाइड्रोजन बम तो अभी आने वाला है। तो क्या जो हाइड्रोजन बम है वो इससे भी बड़ा खुलासा है? आपकी क्या जानकारी है? क्या इससे बड़ा खुलासा जो आज हमने देखा या देश ने देखा? बिल्कुल खुलासा, अभी छोटे मोटे पटाखे छोड़ रहे हैं वो। क्या अभी छोटे छोटे मोटे मोटे? छोटे मोटे, ये छोटे मोटे पटाखे, एक विधानसभा में 6,000 वोट बढ़ गए। एक विधानसभा में जो रजौरा जी, विधानसभा है तो महाराष्ट्र असली की, खुलासा, असली हाइड्रोजन बम क्या वाकई बहुत बड़ा है? क्या जानकारी है आपको? उसमें तो मेरी हिसाब से, मेरी जो सूचना है, उसमें सीधा सीधा मोदी जी गिरेंगे। ओह, और उनकी जो कंस्टिट्यूंसी है, जहां वो 7 राउंड चुनाव हार रहे थे, बीच में काउंटिंग के बीच में लाइट को विदा किया गया थोड़ी देर के लिए। जैसे दुल्हन विदा की जाती है तो थोड़ा रोना धोना जी, होता है, फिर वापस दुल्हन के विदा होने के बाद फिर वापस घर के लोग संभलते हैं। तो वैसे ही बनारस में किया गया ऐसा। अजय राय जो उनके प्रतिद्वंदी थे जी, मोदी जी के, उनका आरोप है, खुला आरोप है, कोई छिपाने वाला तो आरोप है नहीं। और ये जनरल गली गली में शोर है, बनारस की गलियों में। आप पूछिए, किसी से भी आप पूछिए बनारस में, तो वो कह रहे हैं साहब इलेक्शन कि मैनेज किया गया। व्यापक पैमाने पर धांधली हुई है। और ये जो चीजें हो रही हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन, सबसे बड़ा शक की सुई तो ये हो रही है कि इलेक्शन कमीशन अगर किसी जांच का या किसी हाइड्रोजन बम की घोषणा होती है, तो इलेक्शन कमीशन किस तरह से रिएक्ट कर रहा है बिना किसी जांच के। जबकि इलेक्शन कमीशन को, चाहे वो हाइड्रोजन का मामला हो, चाहे वो पटाखों का मामला हो, चाहे वो इससे पहले का जो जी, उन्होंने खुलासा किया था महादेवपुरम कर्नाटका का, ये जो आचरण इलेक्शन कमीशन का बता रहा है, ये इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनमस बॉडी है, एक संवैधानिक बॉडी है। जी, उसको ये दिखना चाहिए कि वो निष्पक्ष हैं, उनका किसी जी, राजनीतिक दल से कोई ताल्लुक नहीं है। हम्म, लेकिन आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन जो कुछ भी कर रहा है, वो सीधा सीधा बड़े पैमाने पर ट्रस्ट डेफिसिट है। इलेक्शन कमीशन के इरादों पर, उनकी मंशा पर बहुत जी, बड़े जी, सवाल देश के लोगों के मन में खड़े हैं। गॉट इसीलिए इट, हाइड्रोजन बम का लोगों को इंतजार है, और इंतजार है। बड़ी बेसब्री से इंतजार है, ऐसा मेरा मानना है। जी। अंदर की खबर रखते हैं कांग्रेस की, लखेड़ा साहब वो बता रहे हैं कि भाई ये जो था ये तो छोटे मोटे पटाखे हैं जो आज हमने देखे कर्नाटक के खुलासे के बारे में। असली बम आना बाकी है। और एक शक जाहिर किया लखेड़ा साहब ने कि मुमकिन तौर पे अगला हमला जो होगा, अगला जो खुलासा है वो नरेंद्र मोदी की कंस्टिट्यूंसी वाराणसी पर है, जहां 2024 की लोकसभा चुनाव की जब गिनती चल रही थी, नरेंद्र मोदी कांग्रेस के प्रतिद्वंदी अजय राय, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनसे कई राउंड पीछे चल रहे थे। शुरुआती राउंड में अजय राय आगे थे, मोदी पीछे थे। उसके बाद लकड़ा साहब कह रहे हैं बत्ती वहां चली जाती, इलेक्ट्रिसिटी पावर चली जाती है, फिर चीजें होती है और मोदी रिकवर करते हैं। शायद इसी के बारे में कुछ डिटेल, जैसा कि अजय राय से संकेत मिल रहे हैं, बनारस के बारे में भी खुलासा राहुल गांधी करेंगे। मैं ये जानना चाह रहा था गर्ग साहब कि सीआईडी जो है, कर्नाटक की सीआईडी, जो वहां की आप कह सकते हैं इन्वेस्टिगेटिव पुलिस है, वो इस मामले की जांच कर रही है कर्नाटक वाले की। और कर्नाटक की सीआईडी वो बार बार ज्ञानेश कुमार के चुनाव आयोग से कह रही है कि भाई आप हमें साक्ष्य दीजिए, आप हमें सबूत दीजिए, आप हमें आईपी एड्रेस दीजिए, आप ये बताइए कि वो कंप्यूटर कहां लगा था, वो मोबाइल कहां लगा था, किस एरिया में था जहां से ये सारी खेल हो रहा था। 18 बार रिमाइंडर और ज्ञानेश कुमार चुप, इलेक्शन कमीशन चुप। क्या आपको लग रहा है कि मामला जो हम देख रहे हैं उससे कहीं ज्यादा संगीन है? जी, मैं उसी पर आ रहा हूँ कि अगर इलेक्शन कमीशन ने नहीं बताया तो राहुल गांधी खोल देंगे उसको पूरे। ओ, ये मेरा अंदेशा है। हम जो चीजों को राहुल गांधी इस कर्नाटक के मामले को लॉजिकल कंक्लूजन पर ले जाएंगे। वो बनारस की तरफ डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, अभी आगे करेंगे। ये जो हुआ है पूरा का पूरा डिटेल जो मिला है, जो कह रहे हैं वो कि उनको यहाँ से मिला, इलेक्शन कमीशन से जानकारी मिल रही है, तो ये काफ़ी ज़बरदस्त जानकारी उनको मिली होगी कर्नाटक के बारे में, और राजौरा के बारे में मिली होगी, महाराष्ट्र के बारे में मिली होगी।
देखिए, राहुल गांधी के मुंह से एक शब्द भी निकलने का मतलब है कि अगर वो ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है, फुल प्रूफ नहीं है, तो राहुल गांधी बहुत बड़ी दिक्कत में फंस जाएंगे। हमको डर क्या है? हमको डर यह है कि या तो सुप्रीम कोर्ट या कोई कोर्ट सुओ मोटो इस पूरे मामले को अपने पास ले ले और ये मांग की जाए सुप्रीम कोर्ट से कि भाई जब तक सुप्रीम कोर्ट निपटारा नहीं करे इस पूरे मामले का, जब तक फर्दर डिस्क्लोजर्स नहीं किए जाए, राहुल गांधी को कुछ भी कहने से मना किया मतलब राहुल गांधी के खुलासे पर रोक लगा दी जाए अगर ये सुप्रीम कोर्ट जाता है। आपको डर है इस चीज का? मतलब कोई जाए, सरकार जाए, इलेक्शन कमीशन जाए, कोई थर्ड पार्टी चली जाए या इलेक्शन सुओ मोटो संज्ञान ले ले, राहुल गांधी जो अब करने वाले हैं ये जैसे है ना कि हाइड्रोजन बम के विस्फोट के पहले जमीन तैयार की है। किसी के पास जवाब नहीं, न इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया है आज, न बीजेपी ने जवाब दिया है, किसी ने नहीं दिया। आरोप का जवाब किसी ने नहीं दिया। अब डर ये है दीपक जी कि बिहार के पहले ये अगर खुलासा होता है बड़ा, तो ये पूरी एसआईआर को कैसे इम्पैक्ट करेगा, इलेक्शन कमीशन की पूरी एक्सरसाइज को कैसे इम्पैक्ट करेगा, बिहार के चुनाव को कैसे इम्पैक्ट करेगा, इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी को कैसे एक्सपोज करेगा। और जो मांग उठ रही है कि इलेक्शन कमीशन के लोगों को अपने पद पर बने रहने का अधिकार ही नहीं है, अगर ये हो रहा है तो आप सोचिए कि इलेक्शन कमीशन की पूरी क्रेडिबिलिटी दांव पे लगी है और वो ही पूरी तरह से सरकार को बचाने का, जिस पर आरोप है कि जो सरकार को जिंदा रखे हुए है या बचा रही है, ऐसा आरोप जो है वो इलेक्शन कमीशन पर है। तो आप सोचिए कि ये राहुल गांधी, अभी मुझे नहीं लगता, मैं उनको जो स्टडी करता हूँ तो वो कोई बनारस में इंटरेस्टेड नहीं है, वो इसके पूरे सोर्स पर अटैक करने में इंटरेस्टेड है कि ये जो करप्शन है वोट चोरी का, इसकी गंगोत्री कौन सी है, कहाँ से ये ओरिजिनेट होता है जी। और दूसरा ये कि क्या इसमें कुछ ऐसी ताकतें भी हैं जो इस हुकूमत को बचाने में, चाहे बाहरी ताकतें हों या इस तरह की हो, जिनकी रुचि हो और वो इस पूरे गेम में एक्सपोज होने वाला हो पूरा का पूरा मामला। इसलिए मैं इसको कोई छोटी घटना नहीं मानता हूँ, मैं जी इसको हाइड्रोजन बम ही मानता हूँ। मतलब ये जो किया है उन्होंने, ये बम ही है, मतलब ऐसा है जी। आज राहुल गांधी ने, मैं आ रहा हूँ लखेड़ा साहब आपके पास, एक छोटा सा सवाल, उसके बाद मैं आता हूँ। गर्ग साहब, आज राहुल गांधी ने एक बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि अब हमें खबरें इलेक्शन कमीशन के अंदर से मिल रही हैं, जो वहां पर बहुत से एक अफसर्स की लॉबी वो हमें खबर दे रही। क्या आपको लगता है, ठीक है घर का बेदी, वहां पर कोई विभीषण है जो भी है, लेकिन सच्चाई के लिए तो विभीषण को भी पूजा जाता है, अगर राहुल गांधी के सोर्स अब इलेक्शन कमीशन के अंडर में है, वो बोल रहे हैं कि आगे मुझे, ऐसा आपको लगता है कि राहुल गांधी के पास बड़े पुख्ता सुराग, बड़े पुख्ता सबूत उनके हाथ लग चुके? आपको उनके बॉडी लैंग्वेज से आज क्या लग रहा था, उनकी बातों से क्या लग रहा था कि क्या उनके पास सबूत आ चुके हैं या मिलने वाले हैं? मुझे दो तीन चीजें लगती है। राहुल गांधी, वो जितने लोग बैठे थे ना, उनको थोड़ा सा वो बहला रहे थे कि इलेक्शन कमीशन से हमको मिल रहा है। अगर आपको मिल रहा होता तो आप बोलते ही नहीं। आप क्यों इलेक्शन कमीशन के बारे में बोलेंगे कि मेरे को वहां से जानकारी मिल रही है? मतलब आप अपने ही वहाँ खुफिया तंत्र को सक्रिय करके एक्सपोज क्यों करेंगे? राजीव गांधी डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उनके सोर्सेस इलेक्शन कमीशन है ही नहीं। राहुल गांधी के सोर्सेस ऐसे हैं कि सरकार घबरा रही है और राहुल गांधी के पास पूरी इंफॉर्मेशन है। राहुल गांधी बहुत ताकतवर हो गए हैं दीपक जी। ये इस सरकार को हिलाने का मतलब, इलेक्शन कमीशन में 4 लोग कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उससे थोड़ी कुछ होगा काम।
ये तो बचपन है कि वो बच्चों को जैसे कहते हैं ना, पुलिस वाला आ जाएगा, मैंने बुला लिया है, ऐसा। इलेक्शन कमीशन खुद क्यों कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन से मुझे जानकारी मिल रही है? मतलब अपने ही सोर्सेस को दिक्कत में डालना कि वहां पुलिस के पहरे मतलब आप कह रहे हैं कि उनके पास बहुत बड़े सबूत हाथ उनके लग चुके हैं, और लग रहे हैं, और लग रहे हैं। लग रहे हैं। जी, देयर इज अ लास्ट कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टू राहुल गांधी, क्योंकि इस सरकार के खिलाफ अब बहुत सारे फैक्टर्स हो गए हैं, तो इसलिए अब कई लोगों का इंटरेस्ट है कि उसमें राहुल गांधी के यज्ञ में वो भी हवन की एक आहुति डाल रहे, ऐसा है। जी। अंतिम सवाल लखेड़ा साहब, बड़ी बात कही गर्ग साहब ने। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के हाथ पुख्ता सबूत लग चुके हैं, या आज उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था। और जो उन्होंने कहा कि भाई इलेक्शन कमीशन में मेरे लोग हैं, ये एक तरह से वो मिसलीड कर रहे हैं अपने असली सोर्स बचाने के लिए, ये उनका मानना है। लखेड़ा साहब, जो खबरें आ रही, क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस देखते हैं, आप सरकार भी देखते हैं, कवर कर रहे हैं, इस तरह की खबरें मुझे मिल रही थी कि काफी बेचैनी है। मतलब अमित शाह और नरेंद्र मोदी, आज उन दोनों की बातचीत भी हुई, मीटिंग भी हुई, और इलेक्शन कमीशन में भी बहुत परेशानी है। क्या आपको लगता है सरकार प्रेशर में है, प्रेशर में है, और बगल में कुछ ही दिन बाद बिहार का चुनाव है? क्या ये जो कुछ हो रहा है इलेक्शन कमीशन को लेकर, करप्शन के आरोप, गड़बड़ियों के आरोप, उसमें सरकार के कहीं ना कहीं लिंकेजेस सामने आ रहे हैं, एक सिंडिकेट दिख रहा है, और जो कुछ हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं वो एक थ्रिलर की तरह, एक एक्शन फिल्म की तरह हमको दिख रहा है। क्या गुजरात लॉबी, अमित शाह, मोदी प्रेशर में है, और जो ये कह रहे हैं कि किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में जाके राहुल गांधी के खुलासों पर रोक लग सकती, इनकी स्ट्रेटजी क्या है आगे चल के? मोदी शाह क्या सोच रहे हैं? प्रेशर में है? आपने जो प्रश्न किया है उसमें आपने कहा कि क्या जो खुलासे हो रहे हैं और इलेक्शन कमीशन जिस तरह से कटघरे में खड़ा है, क्या मोदी, अमित शाह एंड कंपनी क्या प्रेशर में है? मुझे नहीं लगता कि प्रेशर में है। उसका ओके। कारण, हाँ जी, उसका कारण क्या है कि इन्होंने जब इलेक्शन कमीशन के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का काम पूरी तरह अपने हाथ में लिया। अपने हाथ में लेने का मतलब इलेक्शन कमीशन के रिपोर्टिंग बॉस हो गए पीएमओ या मोदी, अमित शाह। ये इनके इलेक्शन कमीशन पहले भारत के संविधान को रिपोर्ट करता था, संविधान के हिसाब से काम करता था, लेकिन उन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ा दी। अब उनके जो रिपोर्टिंग बॉस हैं मोदी और अमित शाह, तो सवाल यह है कि इनको पहले से ही एक कानून ला करके इनको रक्षा कवच पहना चुके हैं। इसलिए मोदी और अमित शाह को डरने की, शर्म की या बेचैनी की कोई जरूरत मैं महसूस नहीं कर रहा हूं। और जी लकड़ा साहब, 40-50 सेकंड है, लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि समय हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन, जी क्या आपको लगता है ज्ञानेश कुमार भारी मुसीबत में फंस गए हैं? जो अमित शाह के पूर्व सचिव थे, सेक्रेटरी थे उनके मंत्रालय में, क्या आपको लगता है ज्ञानेश कुमार, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, भारी मुसीबत में है ज्ञानेश कुमार? ज्ञानेश कुमार को तो बताया, ज्ञानेश कुमार को का बाल बांका नहीं होगा। चुनाव आयुक्तों को इन्होंने ये गारंटी दे दी कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई कानूनी कार्रवाई भारत के संविधान के हिसाब से नहीं की जा सकती, क्योंकि चुनाव आयोग का जो संविधान है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दिया इन्होंने कि और पार्लियामेंट ने पास किया 2023 में। ये इनको नियुक्ति का, जिन्होंने नियुक्ति का अधिकार अपने हाथ में ले लिया था, उसके साथ ही इन्होंने उनको कपड़े पहना दिए कि भाई आप आग में भी जाओगे तो आपको आग भी नहीं लगेगी। वो तो लक्ष्मण रेखा थे ना कि भाई आग लग जाएगी लक्ष्मण रेखा पार करोगे तो उनको तो इन्होंने रक्षा कवच कपड़े पहना दिए। तो कुछ कुछ हो जाने, इसकी पूरी तैयारी पहले से ही है। तो भागने का जो रक्षा कवच है इनको पहना चुके हैं मोदी और अमित शाह दोनों। मुझे नहीं लगता कि मोदी और अमित शाह को किसी बात का डर है। हाँ, पब्लिक में चूंकि बदनामी हो रही है और इनको पता है बदनामी से ध्यान कैसे खींचा जाता है, कैसे डाइवर्ट किया जाता है। आखिरी 30 सेकंड है, मुझे लगा चलते चलते गर्ग साहब से एक चीज पूछूं। गर्ग साहब, जो कुछ हो रहा है, रोज मैं देख रहा हूँ कहीं ना कहीं कीचड़ तो उछल ही रहा है, आरोप लग रहे हैं, कटघरे में रोज हम खड़ा देखते हैं, गुजरात लॉबी हो, बीजेपी हो, या जिस तरह के आरोप है इलेक्शन कमीशन हो। क्या आपको लगता है कि बिहार का चुनाव अब और टफ हो रहा है, क्योंकि ये सारी बातें बिहार के वोटर तक पहुंच रही हैं? क्या बिहार का चुनाव अब और आपको टफ लगता है? बिहार के चुनाव में ये होगा कि
अमित शाह को जितनी रीजनल पार्टीज हैं और नीतीश कुमार हैं उनकी शर्तों पे सीटें देना पड़ेंगी। जो प्रेशर है। दादागिरी थी बीजेपी की बिहार में खत्म हो गई है, ये है। जी और नीतीश कुमार को ऊपर करके चलना पड़ेगा। बीजेपी वहां बुरी तरह हार रही है और अभी वहाँ बहुत बुरी हालत है। इसलिए ये अगर बीजेपी वहाँ हार जाती है तो कर्नाटक से बड़े बड़े वहाँ से खुलासे होंगे और वो खुलासे पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव को खा जाएंगे। बिहार उत्तर प्रदेश बिहार जी। तो इसलिए बिहार बहुत मुश्किल है। और ये जो लखेड़ा जी ने कहा ना कि उनको कवच पहना दिया वगैरह वगैरह, कुछ नहीं होगा कवच से। राहुल गांधी ने बोल दिया है, राहुल गांधी बोल चुके हैं रिटायरमेंट के बाद भी एक एक आदमी को छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए कवच चलिए, कवच तो ठीक है। दोनों एक्सपर्ट की थोड़ी सी राय आज अलग थी। लखेड़ा साहब ने कहा कि भाई ज्ञानेश कुमार ने भले ही चाहे जितने संगीन आरोप लग रहे हैं वो एविडेंस दें ना दें, लेकिन सुरक्षा कवच पहना रखा है नहीं। जब तक मोदी शाह हैं तब तक ज्ञानेश कुमार इलेक्शन कमीशन के किसी ऑफिसर का बाल बांका नहीं होने वाला। लेकिन गर्ग साहब कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने कहा है कि हम इंतजार करेंगे। इलेक्शन कमिश्नर अगर रिटायर भी हो जाता है 10 साल बाद भी उसको ढूंढेंगे। अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो राहुल गांधी छोड़ने वाले नहीं है। दूसरी बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि जिस बिहार चुनाव के लिए सारी एक्सरसाइज हो रही थी, वोटर लिस्ट को बदलने की, इलेक्शन कमीशन फोरफ्रंट पे था, वही बिहार का चुनाव फंसता चला जा रहा है जिस तरह से रोज नए खुलासे हो रहे हैं। तो एक प्रेशर तो है कहीं ना कहीं मिस्टर शाह, मिस्टर मोदी पर। और बिहार एक क्रूशल चुनाव, बिहार एक टर्निंग पॉइंट है मौजूदा राजनीति में, खासकर 2024 के बाद जब से अल्पमत में है। तो बिहार कहीं ना कहीं और फंस रहा है। और जो छोटे छोटे दल हैं उनकी कहीं ना कहीं उनका जो दबाव है मोदी पे सीटों को लेकर वो भी बढ़ता चला जा रहा है। एक मुसीबत में तो है गुजरात लॉबी। ये अलग बात है कि ज्ञानेश कुमार हो, कोई अफसर हो या बाकी देश की जांच की एजेंसियां हो, अदालतें हो, सिस्टम मौजूदा वक्त में वो मिस्टर शाह और मिस्टर मोदी के हाथ में। आप आए गर्ग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शॉर्ट नोटिस पर। लखेड़ा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस।